नमस्कार दोस्तों। आज मैं मोदी गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है किस तरह से फेल्यूर हुआ है, असफल हुआ है, उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो कल 2 राज्यों का चुनाव परिणाम भी आ चुका है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। हरियाणा में बीजेपी फिर वापसी की है, लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा के चुनाव परिणाम में राजनीतिक जो विश्लेषक या एक्सिट पोल करने वाले जो राजनीतिज्ञ थे वो फेल्यूर हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी राजनीतिक विश्लेषक ने इनका जो एक्सिट पोल उजागर किया या अनुमान लगाया वो फेल्यूर नहीं हुए, चाहे वो मैं ही क्यों न हो। उसका कारण है कि जो भी इस तरह के जो एक्सिट पोल जो दिखाया जाता है या अनुमान किया जाता है वो इलेक्शन से 2-3 महीना पहले लोग अपना ग्राउंड पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हरियाणा में इलेक्शन से 10 से 15 दिन पहले सुश्री कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी का विद्रोह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा और यह भी कहा जाने लगा कि कुमारी शैलजा बीजेपी में जाने वाली हैं। लेकिन उनकी शर्त थी कि अगर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे तो बीजेपी में जाएंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणाम के बाद जो भी जैसा रिजल्ट आएगा उसके बाद पार्टी निर्णय करेगी। लेकिन वो फिर पुनः वापस यहाँ पे आ गई, कांग्रेस में ही रह गई। लेकिन जनता के बीच में ये गलत मैसेज गया और ख़ास करके दलित वोट जितना मिलना चाहिए था वो कांग्रेस को नहीं मिली। रणदीप सुरजेवाला जी अपने बेटे के चुनाव क्षेत्र में ही प्रचार में लगे रहे, उससे बाहर नहीं निकले। इससे भी एक निगेटिव गया। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक क्यों सफल रहे, तो उसका कारण ये है कि बीजेपी की वोट प्रतिशत में 6% की वृद्धि हुई, जबकि कांग्रेस की वोट प्रतिशत में 12% की वृद्धि हुई। उनसे बीजेपी से दोगुना वोट पाने के बाद भी आप मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाए और आपसे आधा वोट पाने के बाद भी वो मेजॉरिटी प्राप्त कर लिया, तो कहीं न कहीं अंतःकलह का ही देन है। इसका परिणाम ये है कि बीजेपी की वोट 33 से 34% के बाद 40% तक बढ़ा और आपका वोट 18% से बढ़कर 40% लगभग हो चुका, फिर भी आपको जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मुगल वंश का इस कारण नाश हो गया क्योंकि उस समय कहा जाता था कि एक अनार 100 बीमार। एक अनार का मतलब कि एक शासक का पद, उसके पीछे 100 लोग लगे हुए हैं और सब एक दूसरे को बीमार करने में, एक दूसरे को ख़त्म करने में लगे हैं, जैसे औरंगजेब ने ख़त्म कर दिया। उसी तरह से मुख्यमंत्री का पद एक है, लेकिन इसके पीछे 3-4 लगे हुए हैं और सब इलेक्शन के पहले दावेदारी करते हैं कि मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाए। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, आप उत्तराखंड में भी देख लें कि जो वहाँ पे हरीश रावत और उनके प्रतिद्वंदी के कारण वहाँ भी कांग्रेस चुनाव हार गई। आपका छत्तीसगढ़ का उदाहरण है जहाँ पे भूपेश बघेल और रमन सिंह के खुलेआम विरोध सामने आया। उसके बाद आपका राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का अंतःकलह प्रत्यक्ष रूप से सामने आया। तो इससे ये कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डुबा देंगे। इसका मतलब ये है कि मैं तो मर ही रहा हूँ, डूबकर मर ही रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी मैं ख़त्म कर दूँगा। अब मैं आता हूँ
कि मोदी जी की जो पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसी कैसे फेलुअर है, तो उदाहरण सबसे पहले अब आपका जम्मू कश्मीर में दे रहा हूँ कि जहाँ पे इन्होंने 370 और 35 से हटाया, जिसके कारण इनको हिंदू बहुल क्षेत्र जम्मू में पूर्ण बहुमत की तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन मैं यह उम्मीद कर रहा था कि 43 में से ये कम से कम 35-36 सीट जीतेंगे और पीडीपी को भी अगर 10 से 15 सीट मिल जाती है तो हो सकता है कि इन लोग का सरकार बने। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी विधानसभा में 5 मेंबर को नॉमिनेटेड करना था, जो अभी जो 370 हटने के बाद जो वहाँ पे जो परिसीमन आया उसमें नॉमिनेटेड का मेंबर का व्यवस्था की गई थी। आपका उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मोदी जी ने राम मंदिर को बनवा करके उसका उद्घाटन भी किया, लेकिन उनको भी बुरी तरह वहाँ हार का सामना करना पड़ा लोकसभा में। और इसमें एक कबीर का दोहा है, माया महा ठगनी हम जानी। मतलब इन्होंने अपने माया को बिछाया, माया को बिछा करके रोक करके देश की जनता से वोट लिया और 2-2 बार फुल मेजॉरिटी के साथ आए, लेकिन जनता ने इनको भाप नहीं पाया, इनके माया में उलझते गए। लेकिन इन्होंने ठगा, इस कारण से ठगा कि इन्होंने जो किसान के लिए जो 3 कृषि कानून बनाया उससे किसानों को बहुत लॉस होने की संभावना थी, जिसको इन्होंने वापस लिया। उसके बाद जो जीएसटी जो इन्होंने इतना ऊंचे दर पे लाया कि जो लोकल जो मार्केटिंग करने वाले या जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले सब बर्बाद हो चुके हैं। अगला उदाहरण आपका अभी ताज़ा इलेक्शन बॉन्ड का है, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा सुधार बता रहा था निर्वाचन के लिए, लेकिन देश का सबसे बड़ा ये करप्शन बॉन्ड निकला, जिसमें माननीय सुश्री सीतारमन पर भी कर्नाटका में एफआईआर दर्ज हुआ है इलेक्शन बॉन्ड को लेकर के। और इसका एक जो सबसे बड़ी कमी रही कि जो भी व्यवसाय करेगा अगर वो 3 साल तक अगर लाभ में जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4% ही किसी को चंदा दे सकता है। लेकिन इन्होंने ऐसे कंपनियों पर जिसने इनको चंदा नहीं दे रहा था उनको ईडी का छापा मरवा करके ज़बरदस्ती पैसा वसूला। ये चंदा नहीं वसूली कहा जा सकता है। इस चलते इनका इलेक्शन बॉन्ड में भी महाठगी उजागर हुआ। अगली बात जो लॉकडाउन जो लगा, लॉकडाउन लगाने का इनका मुख्य उद्देश्य, एक तो इनको लग रहा था कि अमेरिका इनको मोदी जी को नोबेल प्राइज़ दिला देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद असमय लॉकडाउन लगा, सारा देश की जनता तो बर्बाद हो गई ही, देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। और इस तरह से इनके बहुत सी पॉलिसियां हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण को लेकर के, चाहे और पॉलिसियां हैं, ये डोमेस्टिक पॉलिसी में फेल्यूर रहा। आपका मणिपुर के घटना, जब ये 2015 में वहाँ पे इंटर परमिट बिल 3 जो कानून लाए, जिसके कारण 4 लोग आत्मदाह किया। उसके बाद उनके जो आत्मदाह किए थे, जो पुलिस फायरिंग में मारे गए थे, मणिपुर के लोगों ने वहाँ पे लंबे समय तक उनके लाश को रख करके 632 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण वहाँ पे आग लग रही थी, लोगों में आक्रोश उपज रहा था। अब बची खुची कसर ये जो पिछले साल जो इन्होंने जो वहाँ पे मतई को एसटी में समुदाय में जो लाने की घोषणा की, जिसके कारण वहाँ पे
और आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो एक तरह से 1857 में जैसे बारूद जमा था, सिर्फ चिनगारी लगाने की ज़रूरत थी, जिसके कारण 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ, उसी तरह से मतई को एसटी का दर्जा देने के बाद मणिपुर में वो वाल आया और अब तक डिस्टर्ब बना हुआ। उसी तरह से अब मणिपुर के भी अलावे भी और जो भी स्टेट है जहाँ पे डिस्टर्बेंस है, ये सब मोदी जी की डोमेस्टिक पॉलिसी को फेल्यूर ही कहा जा सकता है। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक कहीं भी फेल्यूर नहीं है, ये मोदी जी भी समझ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर हिमाचल में मुख्यमंत्री सुक्खू जी और विक्रमादित्य सिंह जी के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो हिमाचल भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी, जिसका प्रमाण यह है कि लोकसभा के चुनाव में जो अभी 2024 में हुआ, उसमें मैं उम्मीद कर रहा था कि कम से कम इनको 2 से 3 सीट मिलना चाहिए, लेकिन अंतर कलर के कारण हिमाचल में भी इनको 1 सीट नहीं मिल पाया। थैंक यू।